यकीन दिलाना और करना वक्त के साथ आता है। ये वो चीज नहीं जो हथेली पर उगाई जाए। नमस्कार, मैं संजय किरोड़ीवाल, योर बायोलॉजी मेंटर एंड यू आर वाचिंग कीरो क्लासेस। आज कर रहे हैं प्लस वन बायोलॉजी। प्लस वन बायोलॉजी में अपनों ने प्लांट किंगडम स्टार्ट कर दिया था, पादप जगत, और लास्ट वीडियो में अपनों ने जिम्नोस्पर्म को कंप्लीट कर लिया था। 4 क्लासेस अपने पढ़ चुके हैं। सबसे पहले एल्गी आया, उसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और लास्ट वीडियो में जिम्नोस्पर्म कंप्लीट कर लिया। वहां तक अपनों ने देखा जिम्नोस्पर्म वो पहले प्लांट थे जिन्होंने सीड बनाने स्टार्ट कर दिए। सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट में काउंट हो गए वो, जिसको फ्लेरोगैम्स बोलते हैं। इसी का अपग्रेड वर्जन है जिम्नोस्पर्म के बाद कौन आएगा? एंजियोस्पर्म या आवर्तबीजी। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम करेंगे आवर्तबीजी। ऐसे प्लांट जिनके सीड्स, जिनके बीज है वो फ्रूट से कवर्ड रहते हैं, या कह सकते हैं एनक्लोज्ड रहते हैं फ्रूट वॉल के अंदर। फल भित्ति इसको बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लावर लगने स्टार्ट हो गए, और जब फ्लावर लगने स्टार्ट हो गए तो उनके जो ओव्यूल हैं, ओव्यूल है वो किस में ढके हुए होंगे? वो फ्लावर के अंदर एनक्लोज्ड रहेंगे, या कह सकते हैं ओवेरी के अंदर बंद रहेंगे, अंडाशय के अंदर। तो अपनी सबसे पहली बात क्या है? ये वो प्लांट है जो मोस्ट एडवांस्ड है, सर्वाधिक विकसित पादप है। और आसपास जितने भी मोस्टली अपने को दिखाई दे रहे हैं जिनमें फूल लगते हैं, और मोस्टली अपने देखते हैं कि सभी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फूल लगते हैं, तो वो सब के सब क्या है? एंजियोस्पर्म्स है। तो सबसे बड़ा प्लांट क्लास है एंजियोस्पर्म्स, और उसमें डाइकोट और मोनोकोट को अपनों ने क्लासिफाइड कर रखा है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो अप्रोक्सीमेट ऑलमोस्ट 2,70,000 स्पीसीज अपने को देखने को मिलती है ऑल थ्रू द वर्ल्ड। पृथ्वी के ऊपर एंजियोस्पर्म की कितनी प्रजातियां हैं? 2,70,000 के आसपास है, जिसमें से अकेले जो डाइकोट प्लांट है उनकी अपने को स्पीसीज दिखाई देती है 2,20,000, और जो मोनोकोट बच गए उनकी स्पीसीज होती है 50,000। तो काफी अट्रैक्टिव प्लांट होते हैं क्योंकि फ्लावर लगते हैं और मोस्ट एडवांस्ड है। क्या क्या नई चीजें अपग्रेड हो गई इसके अंदर, वो अपने पढ़ने वाले हैं एंजियोस्पर्म्स में। तो इसका वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ये जो शब्द बना है एंजियोस्पर्म्स, वो 2 टर्म से मिलकर बना है। एक पहला पद है, पहला टर्म है एंजियोस, एंजियोस, और दूसरा स्पर्मा। तो अगर अपने बात करें एंजियोस की, तो एंजियोस का जो वर्ड मीनिंग है वो होता है एनक्लोज्ड, या कह सकते हैं वेसल्स, कंटेनर। इसका क्या वर्ड मीनिंग निकलेगा? कंटेनर, कंटेनर बोल सकते हैं, या वेसल्स कह सकते हैं, पात्र, या ऐसी कोई चीज जो कवर्ड है। तो स्पर्मा अपने को मालूम ही है, वो हो गए सीड्स। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड है वो कवर्ड रहते हैं, बंद रहते हैं। और किसके अंदर बंद रहेंगे? अपने को पता है ओव्यूल है वो फर्टिलाइजेशन के बाद में किस में डेवलप होते हैं? सीड्स में। ओव्यूल अपने को नजर आते हैं सीड्स की फॉर्म में बाद में। जो बीजांड है वो बीज में परिवर्तित हो जाते हैं या विकसित हो जाते हैं निषेचन क्रिया के बाद। अब ये सीड है, तो ये जो ओव्यूल या सीड्स हैं, सीड्स की जो प्रीकर्सर फॉर्म है वो कौन सी है? ओव्यूल है। तो ये ओव्यूल किस में बंद मिलेंगे अपने को? ओवेरी में। इनमें ओवेरी बनना स्टार्ट हो गया, अंडाशय विकसित हो गया। तो ओव्यूल है वो किस में एनक्लोज्ड रहेंगे? ओवेरी के अंदर या अंडाशय में बंद रहते हैं। और ओवेरी किस में डेवलप हो जाती है? वो बना लेगी फ्रूट। तो मोस्टली जो फ्रूट है वो किससे डेवलप होते हैं? ओवेरी से। तो ओवेरी है वो फ्रूट में डेवलप हो जाते हैं, और ओव्यूल जो कि ओवेरी के अंदर बंद रहते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आपने जूनियर क्लासेस में फ्लावर का डायग्राम देखा है, सीखा है, तो वहां पर अपने को बिल्कुल सेंट्रल पार्ट दिखाई देता है जिसको अपने जायांग बोल देते हैं। वो कौन सा होता है? कार्पल या पेस्टल होता है। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट कौन सा है? ये वर्तिकाग्र होता है, जिसको अपने क्या बोल सकते हैं?
स्टिग्मा, और उसके बाद ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं? स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल। और ये जो स्वेलन पार्ट है, फूला बेसल पार्ट है, इसको अपने क्या बोलते हैं? ओवेरी। ये कौन सा पार्ट है? ओवेरी। और ओवेरी के अंदर अपने को पता है कौन रहता है? अपने को पता है क्या रहता है? ओव्यूल। ओवेरी के अंदर कौन है? ओव्यूल है। ओव्यूल किस में डेवलप हो जाएंगे? सीड में। तो कह सकते हैं सारा कुछ किस में बंद है? ओवेरी के अंदर। और ओवेरी फर्टिलाइजेशन के बाद में फ्रूट में, फल में डेवलप हो जाती है। और ये अंदर जो बीजांड थे पहले, ओव्यूल थे, वो किस में रूपांतरित हो जाएंगे? किस में डेवलप हो जाएंगे? सीड के अंदर डेवलप हो जाते हैं। अभी बात चल रही थी फर्टिलाइजेशन की, तो इसका जो मोस्ट एडवांस्ड फीचर है वो है कि जब इनमें रिप्रोडक्शन मिलता है, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो इसमें एक स्पेसिफिक टाइप का फर्टिलाइजेशन निषेचन पाया जाता है, इसको बोलते हैं द्विनिषेचन या फिर डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन पाया जाता है। कह सकते हैं 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। ये इसका क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, अभिलाक्षणिक गुण है किनका? एंजियोस्पर्म का। अभी तक के प्लांट में इस तरह का फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। 2 मेल न्यूक्लियस आते हैं। ये काफी डीप नॉलेज हो जाएगा, इस चैप्टर में अपने इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हल्का सा मैं नॉलेज दे देता हूं कि 2 मेल न्यूक्लियस आते हैं, और वो 2 मेल न्यूक्लियस है, उनमें से एक मेल न्यूक्लियस है वो फर्टिलाइज करता है किसको? एग सेल को। किसके अंदर? इस ओवेरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, और ओव्यूल जो डेवलप होगा उसके अंदर 7 सेल स्ट्रक्चर या 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनती है। तो जो मेल न्यूक्लियस आ रहे हैं उनमें से एक मेल न्यूक्लियस है वो फर्टिलाइज करेगा किसको? किसको करेगा? एग सेल को। यानी का 7 सेल्स बन जाती है, 7 सेल वाली स्ट्रक्चर बन जाती है किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर। और उस ओव्यूल के अंदर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो एक मेल न्यूक्लियस है वो एक सेल को फर्टिलाइज करेगा, जो कि मेजर सेल है, जिसको बोलते हैं एग सेल। और दूसरा जो मेल न्यूक्लियस होगा वो फर्टिलाइज करेगा अपने किसको? सेंट्रल न्यूक्लियस को, जिसको अपने क्या बोलते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोला जाता है, बिल्कुल सेंटर में होता है। तो जब वो दूसरा जो मेल न्यूक्लियस है वो किसको फर्टिलाइज कर रहा है? वो निषेचित कर रहा है किसको? सेंट्रल सेल को या सेकेंडरी न्यूक्लियस को, जो कि ओव्यूल के बिल्कुल सेंटर में होता है। उससे आगे चलकर डेवलप होगा क्या? भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म। और जो अपना एग सेल था, एग सेल फर्टिलाइज होने के बाद किसमें डेवलप होगा? एम्ब्रायो में, भ्रूण में। तो भ्रूण को पोषण देने का काम कौन करेगा? भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म, जो डेवलप हुआ है किससे? सेकेंडरी न्यूक्लियस के फर्टिलाइजेशन के बाद। तो वो अपने एंजियोस्पर्म में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब वहां कंप्लीट कर लेंगे। फिलहाल अपने यहां तक समेटते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन होगा और साथ में ट्रिपल फ्यूजन भी देखने को मिलता है। ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसल्यन, हिंदी में क्या बोलेंगे? त्रिसल्यन। जब मैंने कहा कि दूसरा मेल न्यूक्लियस है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करता है, तो वहां पर होता है ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसल्यन। ये आपने यहां पर डिस्कस नहीं करने वाले। तो ये 2 जो मेजर फीचर है वो डिनोट करते हैं एंजियोस्पर्म्स को। इसको बताएंगे? ये आवर्त बीजियों का मुख्य अभिलाक्षणिक गुण है दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसल्यन। इसके बाद ही रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो ये कुछ जनरल इंट्रोडक्शन हो गया किसका? एंजियोस्पर्म्स का। अभी मैंने एक बात और बताई थी, अपने डाइकोट और मोनोकोट और पढ़ते हैं। डाइकोट और मोनोकोट, ये क्या है? ये आवर्त बीजियों की 2 फॉर्म हो गई, 2 स्वरूपों में पाए जाते हैं, या 2 कैटेगरी होगी। जब अपने क्लासिफाइड करेंगे किसको? आवर्त बीजियों को, तो 2 में क्लासिफाइड करते हैं। एक डाइकोट होता है, एक मोनोकोट होता है। जनरली आप एग्जांपल अपने ले सकते हैं, जैसे चना है, ग्राम, चिकपीस, तो उसमें क्या होता है? इसको दाल की तरह अपने खोल के देख सकते हैं। 2 इसमें क्या मिलेंगे? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है। लेकिन जब अपने बात करते हैं किसकी?
राइस की या गेहूं की, तो वहां पर अपने को एक सिंगल ही पीस दिखाई देता है, उसको दो इक्वल पार्ट में अपने क्लासिफाइड या बांट नहीं सकते हैं, तो वो क्या है, मोनोकोट है। फिर करेंगे, अंतर करेंगे कि डाइकोट और मोनोकोट में क्या फर्क देखने को मिलता है। तो अपने पहले यहां मोनोकोट लिख देते हैं। मोनोकोट एक बीजपत्री, दूसरा हो जाएगा डाइकोट द्विबीजपत्री। अगर अपने मोनोकोट की बात करें एक बीजपत्री की, तो अभी मैंने बताया, नाम से पता लग रहा है, इसमें क्या मिलेगा, सिंगल कोटिलिडन। क्या दिखाई देगा, सिंगल कोटिलिडन या इकलौता बीजपत्र दिखाई देगा। उसके बीजों को अपने सेपरेट या दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, तो सिंगल कोटिलिडन। इधर अपने बात करें तो इसमें क्या होगा, दो या टू कोटिलिडन्स। क्या दिखाई देंगे, दो बीजपत्र। अपने डाइकोट प्लांट को या द्विबीजपत्री, इनके नाम से पता लग रहा है कि बीजों को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, या कह सकते हैं दो बीजपत्र पाए जाते हैं। और अगर हमें रूट की बात करें कि कैसा रूट सिस्टम दिखाई देता है, जो मोस्टली अपने मोनोकोट की बात करें तो वहां फाइब्रस या तंतुनुमा धागे समान संरचनाएं दिखाई देती है। किसके नाम पर, जड़ के नाम पर। तो जड़ें कैसी होती है, फाइब्रस रूट या फिर रेशेदार मूल पाई जाती है, तो फाइब्रस रूट। और अगर अपने कोटिलिडन्स डाइकोट की बात करें तो वहां पर अपने को टैप रूट मूसला मूल दिखाई देती है। ये वो रूट होती है जो कि काफी मजबूत होती है, थिक होती है, और उनका डायमीटर बड़ा होता है। तो फाइब्रस रूट और इनमें मिलती है टैप रूट्स। तीसरी बात करें लीव्स की, तो लीव्स का अगर अपनों ने कभी विनेशन देखा हो, विनेशन क्या होता है, अगर आपने लीफ को क्लोजअप शॉट में देखा है तो आपको दिखाई देगा कि उसमें बहुत सारी वेन्स दिखाई देती है, जो कि पानी का ट्रांसपोर्टेशन करती है। लीफ तक पानी को पहुंचाने का काम कौन करती है, शिराएं करती है, वेन्स करती है। तो ये जो वेन्स है, शिराएं, इनका पैटर्न कैसा है, अरेंजमेंट कैसा है, व्यवस्था कैसी है, उसको अपने विनेशन बोलते हैं, या जिसको अपने बोलते हैं शिरा विन्यास। तो दो तरह की अपने को इस तरह से पैटर्न दिखाई देते हैं। अगर वो डाइकोट प्लांट है, अगर वो डाइकोट है, द्विबीजपत्री, जैसे पीपल की पत्ती आप देखते हो, वो डाइकोट प्लांट है, तो इसमें आपको विनेशन इस तरह से दिखाई देगा, जाल सा बना हुआ। तो इस तरह के विनेशन को, इस तरह के शिरा विन्यास को अपने बोलते हैं जालिकावत या रेटिकुलेट। क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट या जालिकावत शिरा विन्यास मिलता है, जालिकावत शिरा विन्यास। और अगर अपने यहां बात करें मोनोकोट की, तो मोनोकोट जो लीफ होती है, अगर अपने घास की पत्ती देखें तो आपको उसमें इस तरह से विनेशन दिखाई देती है, पैरेलल। तो यहां पर कौन सा विनेशन दिखाई देगा, पैरेलल विनेशन दिखाई देता है। कैसा विनेशन दिखाई देगा, पैरेलल विनेशन। और उसके बाद क्या बात करें, इसमें जो फ्लावर के कंपोनेंट होते हैं, फ्लावर में क्या होता है, बाहर सबसे बाहर बाह्य दलपुंज, फिर दलपुंज, उसके बाद उमंग, फिर सेंट्रल पार्ट होता है जायाम, इन सबसे बाहर कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर उसके बाद में एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम। तो उन सब में मोस्टली अपने को 3 या 3 के मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलते हैं। जैसे पंखुड़ियों की बात करें पेटल की, तो वहां 3 हो सकती है, 6 हो सकती है, 9 हो सकती है, 12 हो सकती है। तो यहां इस चीज को बोलेंगे, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं ट्राइमेरस प्लांट। इनका फ्लावर है, उनमें कंपोनेंट जो मिलेंगे, चाहे बाह्य दलपुंज की बात करें, दलपुंज की बात कर लें, चाहे उनमें पुंकेसरों की बात कर लें, चाहे उसमें अपने कार्पल या सेंट्रल पार्ट जायांग की बात कर लें, तो उसमें 3 ही संख्या में, 3 या 3 के जो अपने टेबल पढ़ते हैं, पहाड़े पढ़ते हैं, उसी के मल्टीप्लाई अपने को देखने को मिलते हैं। तो 3 या 3 के मल्टीप्लाई कैसे होंगे, 3, 6, 9, 12, इस तरह से। तो इस तरह से ट्राइमेरस हो गए, त्रितई जिसको बोल देते हैं।
और वहां पर मोस्टली अपने को देखने को मिलता है पेंटामेरस, पंचतई, और रेयरली अपने को दिखाई दे जाता है कई बार टेट्रामेरस भी, चतुर्थई। तो इनके फ्लावर के जो कंपोनेंट होंगे वो या तो 5 होंगे या 5 के मल्टीप्लिकेशन होंगे, जैसे 10, 15, 20 इस तरह से। तो ये पेंटामेरस होते हैं, ये ट्राइमेरस होते हैं। लास्ट डिफरेंस कर लेते हैं। अगर अपने मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट के अंदर शीथिंग लीफ बेस पाया जाता है। शीथिंग लीफ बेस क्या होता है? शीथिंग लीफ बेस क्या होता है? यहां बना लेते हैं। अगर ये लीफ है तो ये लीफ होता है पूरा, और यहां पर अपने को देखने को मिलता है एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर, डंडी नुमा संरचना दिखाई देती है। तो वो क्या चीज है? इसको अपने बोलते हैं पीटियोल। और ये पीटियोल के थ्रू क्या होता है, तो जो लीफ है वो स्टेम से अटैच्ड होती है। तो ये पीटियोल जो है वो किसमें एब्सेंट होगा? मोनोकॉट के अंदर इस तरह से पीटियोल, वो डंठल नुमा संरचना या वो स्टिक जैसी स्ट्रक्चर है वो दिखाई नहीं देती। यूं लगता है डायरेक्ट लीफ है वो अटैच्ड है किससे? स्टेम से। तो वो होता है शीथिंग लीफ बेस पाया जाता है जिसमें पीटियोल नहीं होता। और यहां अपने बात करें तो यहां पर ये पीटियोल या पर्णवृंत जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? पर्णवृंत दिखाई देता है। क्या बोल देंगे? पीटियोल पाया जाता है या पर्णवृंत पाया जाता है। लीफ और स्टेम के बीच में एक डंडी नुमा संरचना या एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर हो रहा है, इसको अपने पर्णवृंत बोलते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस हो गया किसके अंदर? मोनोकॉट और डाइकोट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादपों के बीच में। चलिए कुछ और फैक्ट की बात कर लेते हैं। अपनों ने टेरिडोफाइटा उसके बाद जिम्नोस्पर्म तक ये देख लिया था कि वैस्कुलर टिश्यू तो बनने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन उसमें वेसल्स और जो सीव ट्यूब्स है वो अभी तक नहीं बन पाए थे। और एंजियोस्पर्म तक आते आते क्या होगा? एंजियोस्पर्म तक आते आते वो वेसल्स और सीव ट्यूब्स, जाइलम के अंदर वेसल्स डेवलप हो जाएंगे और जो फ्लोएम है उसके अंदर सीव ट्यूब या चालनी नलिकाएं विकसित हो जाएंगी। क्या बात कर रहा हूं मैं? इनमें fully developed vascular tissue बनने स्टार्ट हो गए। यानी जो कमियां रह गई थी, जो जाइलम के अंदर वेसल्स नहीं थे और जो फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स नहीं थे, वो अब इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। तो कह सकते हैं जो जाइलम है उसमें क्या बन जाएगा? वेसल्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी, वाहिकाएं बन जाएंगी। उसी तरह से जो फ्लोएम था उसमें क्या बन जाएंगी? जो सीव ट्यूब अब तक नहीं बन पा रही थी तो सीव ट्यूब्स बन जाएंगी, चालनी नलिकाएं बन जाएंगी, या कंपेनियन सेल्स है वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो वेसल्स मिल जाएंगी और सीव ट्यूब। तो इस तरह से फुली डेवलप्ड, पूरी तरह से विकसित संवहन ऊतकों का निर्माण हो जाएगा। और क्या बात करेंगे? इसकी जो मेजर जनरेशन है, मुख्य जो पीढ़ी है वो कौन सी है? स्पोरोफाइटिक या बीजाणुद्भिद है। और जो गैमेटोफाइटिक पीढ़ी होती है वो काफी रिड्यूस्ड हो जाती है, या जो गुणकोद्भिद पीढ़ी है वो काफी कम टाइम के लिए बनती है। तो मुख्य जो पीढ़ी है वो है स्पोरोफाइटिक, जो मेजर जनरेशन है, या बीजाणुद्भिद। कुछ और फैक्ट की बात करते हैं। एक नाम आता है कस्कुटा या अमरबेल, नाम सुना होगा, जूनियर क्लासेस में पढ़कर आए हो। तो वहां पर क्या है? कस्कुटा ऐसा प्लांट है जो फोटोसिंथेटिक नहीं है। अपने अब तक यही पढ़ते हैं कि जो प्लांट है वो अनएक्सेप्शनली क्या होते हैं? बिना किसी अपवाद के क्या होते हैं? वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना फूड खुद बना लेते हैं। लेकिन अमरबेल ऐसा प्लांट है जो अपना फूड खुद नहीं बनाता, वो दूसरे प्लांट के ऊपर सर्वाइव करता है, या कह सकते हैं पैरासाइटिक होता है। इसमें ओस्टोरिया या चुष्कांग मिलते हैं। वो ओस्टोरिया चुष्कांग वो गड़ा देता है, पेनिट्रेट कर देता है होस्ट प्लांट के ऊपर दूसरे प्लांट से, और वो सारा न्यूट्रिशन खींच लेता है। उसके बाद तो कस्कुटा कैसा है? पैरासाइटिक है, परजीवी है।
इसी तरह से एक प्लांट का नाम और आता है, उसको बोलते हैं मोनोट्रोपा। मोनोट्रोपा को बोला गया इंडियन पाइप प्लांट। इसका कॉमन नेम क्या है? इंडियन पाइप प्लांट। ये कैसा है? ये है सैप्रोफाइटिक। कैसा है? सैप्रोफाइटिक है। मृतोपजीवी, सड़ी गली चीजों पर पनपता है ये। डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर सरवाइव करने वाला प्लांट है मोनोट्रोपा। ये भी अपना फूड खुद नहीं बनाता है। तीसरा एक प्लांट और है, निपेंथिस। निपेंथिस वो प्लांट है जो इंसेक्टिवोरस है। किसको खाता है? कीड़े मकोड़ों को। तो कैसा प्लांट है? कीटभक्षी पादप है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। किसको खाता है? कीड़े मकोड़ों को खाकर सरवाइव करता है। तो कुछ ये 3 एग्जाम्पल लिखे मैंने ऐसे प्लांट की जो क्या नहीं है, जो फोटोसिंथेटिक नहीं होते, अपना फूड खुद नहीं बनाते, वो दूसरों पर सरवाइव करते हैं। कस्कुटा, मोनोट्रोपा और निपेंथिस। तो आज का लेक्चर वीडियो यही समेटते हैं। इसके साथ अपने एंजियोस्पर्म को कंप्लीट कर लिया और एंजियोस्पर्म के साथ साथ प्लांट किंगडम, पादप जगत कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट चैप्टर अपने स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।